औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर है दैट इज़ लेक्चर नंबर 16 ऑन द मॉनेटरी पॉलिसी और द BBA सेकंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इससे पहले हमने लेक्चर में फिस्कल पॉलिसी डिस्कस किया था कि बेसिकली हमारे पास दो पॉलिसीज़ हैं जिसकी मदद से हम अपने इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं, जिसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल फिस्कल पॉलिसी है, वो पॉलिसी जो कि गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस के थ्रू कंट्रोल करती है, उसको हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। एंड द सेकंड वन जो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी टर्म मनी से निकला है, सो ज़ाहिरी बात है वो पॉलिसी जो कि मनी के थ्रू हम कंट्रोल करते हैं। और इस मनी स्टेबलाइजेशन के लिए कौन सा इदारा है, कौन सा इंस्टीट्यूट है वो काम करता है, पॉलिसी बनाता है, दैट इज़ नोन एज द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री, जिस तरह के पाकिस्तान का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। सो मॉनेटरी पॉलिसी रेफर्स टू द क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स एडॉप्टेड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री। मॉनेटरी पॉलिसी से मुराद ये है कि हम किस तरह अपने क्रेडिट को, मनी को कंट्रोल करेंगे, उसके लिए डिफरेंट मेजर्स जो हम लेंगे, जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान लेती है, उसको हम, उस पॉलिसी को हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि वो पॉलिसी, सेंट्रल बैंक की वो पॉलिसी जिसके थ्रू हम क्रेडिट कंट्रोल करते हैं या मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं, जो पैसों की रसद है उसको कंट्रोल करते हैं, इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करते हैं, उस पॉलिसी को हम क्या कहते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ नोन एज द फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट यानी रोज़गार प्रोवाइड करना और अनएम्प्लॉयमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस करना, यानी बेरोज़गारी का ख़ात्मा करना। सो उसके लिए उस जो मेन ऑब्जेक्टिव है मॉनेटरी पॉलिसी का वो है फुल एम्प्लॉयमेंट। सो फुल एम्प्लॉयमेंट हैज़ बीन रैंक्ड अमंग द फोरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। तो सबसे पहले जब भी पॉलिसी बनाते हैं, सो पहला जो ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि एम्प्लॉयमेंट को हम मैक्सिमम रखें। It is an important goal not only because unemployment leads to wastage of potential output, but also because of the loss of social standing and self-respect. यानी एम्प्लॉयमेंट जितनी ज़्यादा होगी, सो ऑब्वियसली उतना ही हमारे इंडस्ट्री आउटपुट वगैरह भी ज़्यादा होगा, सो जिसकी वजह से हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट वो भी बढ़ेगा। एंड जितना ज़्यादा वो बढ़ेगा, सो पाकिस्तान कंपैरेटिवली अदर कंट्रीज़ के मुकाबले में उसकी जो रैंकिंग है ग्रोथ वाइज वो बेटर होगी। और अगर अनएम्प्लॉयमेंट, ये बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो, सो उसके नेगेटिव असरात इस तरह आते हैं कि ज़ाहिरी बात है हमारी प्रोडक्शन भी कम आती है, लेवल भी कम आता है आउटपुट का, एग्रीगेट डिमांड पे भी इसका असर पड़ता है, जिसकी वजह से पूरी इकॉनमी ख़राब हो जाती है, रिसेशन में हम चले जाते हैं। सो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है इन ऑर्डर टू कीप द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। सेकंड है जो फोर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ द प्राइस स्टेबिलिटी। ठीक है, वन ऑफ द पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज टू स्टेबलाइज द प्राइस लेवल। बोथ इकोनॉमिस्ट एंड लेमन फेवर दिस पॉलिसी बिकॉज फ्लक्चुएशन इन प्राइसेस ब्रिंग अनसर्टेनिटी एंड इंस्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। इससे पहले हमने इन्फ्लेशन डिस्कस किया है कि जनरल प्राइस लेवल जो अफरात ज़र है इन्फ्लेशन, उसकी वजह से भी इकोनॉमी पे बहुत असर पड़ता है। सो मॉनेटरी पॉलिसी का सेकंड ऑब्जेक्टिव ये है कि ये प्राइस को स्टेबल रखें, मींस बढ़े लेकिन अनसर्टनली ना बढ़े, एक ख़ास मकदार से बढ़े, ठीक है, या एक कांस्टेंट उसमें रहे। सो उसके लिए हम मॉनेटरी पॉलिसी का फिर ये पॉलिसी यूज़ करते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ, one of the most important objectives of monetary policy in recent year has been the rapid economic growth of an economy। देखिए आजकल जितने भी जो कंट्रीज़ हैं उनका असल मकसद क्या होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को हम ज़्यादा से ज़्यादा रखें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो,
ठीक है। और आजकल जितने भी हमारे पास एक कंपटीशन है बिटवीन द कंट्रीज़, वो वॉर्स एंड बैटल्स की फॉर्म में नहीं होती, बल्कि इकनॉमिक वॉर्स होती है। और उसके लिए ग्रोथ जो है, इकनॉमिक ग्रोथ जो है, वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। सो रैपिड इकनॉमिक ग्रोथ के लिए हम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्टिव को मॉनेटरी पॉलिसी, मनी सप्लाई या इंटरेस्ट रेट के थ्रू हम इस चीज़ को अचीव करते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस वेयर बाय द रियल पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री इंक्रीजेज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यानी जो हमारा पर कैपिटा इनकम है, फर्स्ट चैप्टर में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि व्हाट इज़ पर कैपिटा इनकम, यानी पर हेड इनकम ऑफ अ नेशन। ठीक है, उसको हम पर कैपिटा इनकम कहते हैं। जितना ये ज़्यादा होगा, सो उतनी हमारी इकॉनमी भी ग्रोथ वाइज बेटर होगी। जितना हमारा जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, जितना हमारा जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, सो उतना ही हमारे इकॉनमी में ज़्यादा ग्रोथ होगा, इंडिकेट करता है। और हम इकनॉमिक ग्रोथ से इंस्टीट्यूशनल चेंजेस की तरफ, रिफॉर्म्स की तरफ भी जा सकते हैं, जो कि हमें इकनॉमिक ग्रोथ से इकनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ लेके जाती है। इसके बाद है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट से मुराद जो ट्रेड वगैरह है, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ठीक है, उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। सो अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी सिंस 1950 हैज़ बीन मेंटेन इक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। हमने इक्विलिब्रियम रखना पड़ता है हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में। क्यों रखना पड़ता है? क्योंकि आजकल जो इकॉनमी है, वो सारे जितने भी कंट्रीज़ हैं, वो ग्लोबली इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ। अगर वो चाहे या ना चाहे, लेकिन वो ट्रेड ज़रूर करता है दूसरे मुल्क के साथ। यानी आजकल जितने भी कंट्रीज़ हैं, वो सारे ओपन इकॉनमी पे ऑपरेट करते हैं, यानी ट्रेड सबके लिए खुला होता है। कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जो कि क्लोज्ड इकॉनमी हो, यानी वो दूसरे कंट्रीज़ के साथ ट्रेड नहीं करता, खुद ही चीज़ें प्रोड्यूस करता है और ख़ुद ही उसको वो करता है। लेकिन मैक्सिमम जितने भी कंट्रीज़ हैं, मेजॉरिटी कंट्रीज़ वो क्या है, वो ग्लोबलाइजेशन के थ्रू इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ। सो उसके लिए भी, उसके स्टेबिलिटी के लिए हमें क्या करना चाहिए, पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए। सो मॉनेटरी पॉलिसी, सेंट्रल बैंक की जो पॉलिसी होती है, वो इसमें भी बहुत ज़्यादा काम आती है। नाउ कौन से टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके बेसिस पे हम मॉनेटरी पॉलिसी को इख्तियार करते हैं? इस पे जाने से पहले हमने दो सिचुएशंस को देखना होता है। एक हमारे पास सिचुएशन है, उसको हम बूम की सिचुएशन कहते हैं या पीक सिचुएशन कहते हैं। पीक वो बिज़नेस साइकिल की सिचुएशन है जिसमें इकॉनमी एक हाईएस्ट फॉर्म पे होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, सो ये एक पीक वाली सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन डिप्रेशन की सिचुएशन है, जो कि इकॉनमी फेस करती है। और डिप्रेशन वो सिचुएशन है जिसमें इकॉनमी बहुत लोएस्ट पॉइंट पे होती है, यानी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, जो मईशत होती है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। सो अब मॉनेटरी पॉलिसी में वो कौन से टूल्स हैं जिसके बेसिस पे हम अपनी इकॉनमी को स्टेबल रख सकते हैं, इक्विलिब्रियम पे लेके आ सकते हैं। सो फिस्कल पॉलिसी में हमने डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या टैक्सेस वगैरह के थ्रू हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। लेकिन जो मॉनेटरी पॉलिसी हैं, उसमें फर्स्ट नंबर जो टूल है, इट इज़ नोन एज द बैंक रेट। अब बैंक रेट क्या है? द रेट एट विच सेंट्रल बैंक एडवांसेस लोन्स टू द कमर्शियल बैंक। वो रेट, वो परसेंटेज के जिस हिसाब से सेंट्रल बैंक क्या करता है, लोन्स देता है कमर्शियल बैंक्स को। ठीक है, अब देखें इसके थ्रू हम किस तरह मनी सप्लाई को कंट्रोल करेंगे। असल मकसद क्या है? मनी सप्लाई को कंट्रोल करना। तो जितनी ज़्यादा मनी सप्लाई कंट्रोल होगी, उधर इकॉनमी भी स्टेबल होगी। सो बैंक रेट पे क्या होता है, देखें फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इकॉनमी में डिप्रेशन की सिचुएशन हो, मींस इकॉनमी बहुत ज़्यादा लो पॉइंट पे हो, सो क्या होता है कि द बैंक रेट इज़ लोअर्ड सो दैट मोर क्रेडिट इज़ क्रिएटेड। देखें, अब डिप्रेशन की सिचुएशन है। सो डिप्रेशन में मैंने ऑलरेडी कहा कि इकॉनमी बहुत लोएस्ट पॉइंट पे होती है। सो सेंट्रल बैंक क्या करेगा? सेंट्रल बैंक जो है अपने जो कर्ज़ का इंटरेस्ट है, जो रेट है, बैंक रेट है, उसको कम रखेगा, ताकि कमर्शियल बैंक्स क्या है, जिस तरह के कमर्शियल बैंक से मुराद हबीब बैंक वगैरह या जितने भी हमारे पास ये लोकल बैंक्स वगैरह, ये सब कमर्शियल बैंक्स में आती है। वो क्या करते हैं, ताकि वो स्टेट बैंक से ज़्यादा लोन लें। सो जितना ज़्यादा वो लोन लेंगे,
सो मोर क्रेडिट क्रिएट होगा, यानी हमारे मनी सप्लाई में इजाफ़ा होगा, और जितना ज़्यादा मनी सप्लाई में इजाफ़ा होता है उतना ही हमारी इकॉनमी अपवर्ड्स जाती है। ठीक है, हाँ, इसके साथ प्राइस भी इंक्रीज़ होता है, लेकिन वो एक डिफरेंट सिचुएशन है। इसके बाद है पीक की सिचुएशन, इन्फ्लेशन की सिचुएशन, कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इकॉनमी बहुत पीक पे हो, ओवर हीटेड हो, अपने कैपेसिटी अपने पोटेंशियल से ज़्यादा वो काम कर रही हो, तो उस केस में फिर मॉनेटरी पॉलिसी में बैंक रेट क्या करता है कि बैंक रेट इज़ इंक्रीज़, सेंट्रल बैंक क्या करता है, अपने बैंक रेट को इंक्रीज़ कर देता है, ताकि कमर्शियल बैंक्स जो है वो कम लोन ले सेंट्रल बैंक से, और मनी सप्लाई इस केस में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सेकेंड वन इज़ ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज़ वगैरह को हम ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। ये एक सेकंड टूल है जिसके बेसिस पे हम मॉनेटरी पॉलिसी को वो इख्तियार करते हैं। बाइंग एंड सेलिंग यानी हम बाई करते हैं या सेल करते हैं गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़ एंड बॉन्ड्स वगैरह को, इसको हम कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब देखें, व्हेन द प्राइसेस आर राइजिंग एंड देयर इज़ नीड टू कंट्रोल देम, अगर कंट्री में एक पीक की सिचुएशन हो, कौन सी सिचुएशन हो, पीक वाली सिचुएशन हो, यानी इन्फ्लेशन हो, इकॉनमी अपने पोटेंशियल से ज़्यादा ऑपरेट कर रही हो, ओवर हीटेड हो, सो उस केस में क्या होगा, द सेंट्रल बैंक सेल्स सिक्योरिटीज़, सेंट्रल बैंक क्या करेगा, अपनी सिक्योरिटीज़ को बेच देगा। जब सेंट्रल बैंक अपनी सिक्योरिटीज़ को बेच देगा तो ज़ाहिर बात है जब वो सिक्योरिटी बेचेगा सो लोगों से पैसे लेगा ना, सो उसकी वजह से क्या होगा, इकॉनमी में मनी सप्लाई कम हो जाएगी। सो हम ऊपर से नीचे की तरफ थोड़ा सा आ जाएंगे। द रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स आर रिड्यूस्ड एंड आर नॉट इन अ पोजीशन टू लेंड मोर टू द बिजनेस कम्युनिटी। ठीक है, अब इसका उल्टा सिचुएशन क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल कंट्री में डिप्रेशन की सिचुएशन हो, यानी इकॉनमी बहुत ज़्यादा ख़राब हो, सो उस केस में क्या होगा, इन दैट केस गवर्नमेंट क्या, सेंट्रल बैंक क्या करेगी, बाई करेगी। किस चीज़ को बाई करेगी, अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को वापस बाई करेगी। जब वो बाई करती है तो ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट पैसे देगी और बॉन्ड्स ख़रीदेगी, सो इकॉनमी में क्या हो जाएगी, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी एंड इकॉनमी ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा। सो ये एक सेकंड टूल है मॉनेटरी पॉलिसी का टू कंट्रोल द सिचुएशन इन द इकॉनमी। ये अब हमने डिस्कस कर लिया। देखिए, व्हेन रिसेशनरी फोर्स स्टार्ट इन द इकॉनमी सेंट्रल बैंक बाइज सिक्योरिटीज़, जब हमारे पास रिसेशन या डिप्रेशन होता है इकॉनमी में, इकॉनमी लोएस्ट पॉइंट पे होता है, सो गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक क्या करता है, सिक्योरिटीज़ को बाय करता है। जब वो बाय करता है सो लोगों को बॉन्ड्स देता है और इस केस में वो इकॉनमी से पैसे निकाल के अपने पास लेके आता है। सो ये होता है द रिजर्व्स ऑफ द सेंट्रल बैंक आर रेज दैट लैंड मोर। इसके अलावा जो रिजर्व्स हैं वो उसको भी वो कंट्रोल कर लेता है, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड डिमांड राइज एंड फॉल इन प्राइसेस चेक। आगे तरफ आते हैं, ये हमने नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन किया है। फिर थर्ड नंबर जो टूल है उसको हम कहते हैं रिज़र्व रेशो। अब रिज़र्व रेशो एक थर्ड टूल है जिसके बेसिस पे हम मॉनेटरी पॉलिसी का एक मेन इंस्ट्रूमेंट है कि एवरी बैंक इज़ रिक्वायर्ड बाय लॉ टू कीप अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ इट्स टोटल डिपॉजिट्स इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व फंड इन इट्स वॉल्ट्स एंड ऑल्सो अ सर्टेन परसेंटेज विद द सेंट्रल बैंक। देखिए, कमर्शियल बैंक्स जितने भी हैं, यानी HBL, ABL, UBL, ये सब क्या है, MCB वगैरह, ये सारे मीज़ान बैंक, ये सब कमर्शियल बैंक्स हैं, और सेंट्रल बैंक एक ही है, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है जो कि हेड है इन सब बैंक्स का। अब क्या होता है कि हर एक कमर्शियल बैंक जो है वो जितने भी लोगों को से डिपॉजिट्स लेता है, पैसे लेता है, सो वो सारे पैसे लेंड आउट नहीं करता दूसरे बंदे को। यानी अगर एक बंदा है, ए बंदा है, उसने एक बैंक में 100 रुपये डिपॉजिट किए हैं, ठीक है, सो वो बैंक क्या करेगा, वो 100 के 100 दूसरे बंदे को एज अ लोन नहीं देगा, बल्कि एक सर्टन परसेंटेज के साथ, फॉर एग्ज़ाम्पल 20% इसका वो अपने साथ रिज़र्व में रखेगा इन वॉल्ट। ये एक रूल है। 100 में वो 20 रुपये रखेगा और 80 रुपीज़ वो क्या करेगा,
दूसरे बंदे को लेंड करेगा, एज अ लोन देगा। सो ये अपने पास जो रखता है रिज़र्व में, इसको हम रिज़र्व रेशो कहते हैं। क्लियर? अब देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल इकॉनमी में डिप्रेशन की सिचुएशन है, यानी इकॉनमी बहुत ज़्यादा लोएस्ट पॉइंट पे है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। सो उस केस में क्या होगा, रिज़र्व रेशो के साथ हम क्या करेंगे, रिज़र्व रेशो को जो सेंट्रल बैंक है वो अप्लाई करके रिज़र्व रेशो को कम से कम रखें। यानी अगर एक बंदा 100 रुपये डिपॉजिट करता है, सो फॉर एग्ज़ाम्पल सेंट्रल बैंक है कि आपने सिर्फ 5% रखना है इसका, सो वो 5% रखेंगे, यानी 5 रुपये वो रखेगा और बाकी के 95 रुपये वो क्या करेगा, वो मार्केट में लोन देगा किसी को। सो इसकी वजह से क्या हो जाएगी, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। सो इकॉनमी डिप्रेशन से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इकॉनमी में इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, यानी इकॉनमी एक बहुत हाई स्पीड पे है, ओवरहीटेड है, अपने पोटेंशियल लेवल से ज़्यादा काम कर रही है। सो उस केस में रिज़र्व रेशो क्या होगा, वो रिज़र्व रेशो को ज़्यादा रखेंगे। मींस कि बंदे ने 100 रुपये डिपॉजिट किए हैं, सो उसका 30% रिज़र्व रेशो क्या है कि 30 रुपये वो अपने पास रखेगा और बाकी के 70 रुपये वो लेंड करेगा। देखिए पिछले वाले एग्जांपल से देख लें, पहले वो 95 रुपीज़ एज अ लोन वो इंजेक्ट कर रहा था मनी सप्लाई को, अभी क्या हुआ है, मनी सप्लाई कम हो गए 70 पे आ गया है। सो मनी सप्लाई इस केस में रिड्यूस होगा। सो इसको हम कहते हैं द रिज़र्व रेशो इस केस में इंक्रीज़ होता है। सो जब इन्फ्लेशन की सिचुएशन हो तो हम रिज़र्व रेशो को ज़्यादा रखेंगे, और जब हमारे पास डिप्रेशन की सिचुएशन हो यानी इकॉनमी बहुत ख़राब हो, सो हम रिज़र्व रेशो को कम रखेंगे ताकि मनी सप्लाई को हम ज़्यादा से ज़्यादा कर लें। ये सब ऑलरेडी एक्सप्लेन हुआ है इस उसमें। Selective credit control. Selective credit controls are also used to influence specific types of credit for particular purposes. They usually take a form of changing margin requirements to control speculative activities within the economy. When there is a brisk speculative activity in the economy or in a particular sector in certain commodities and prices start rising, the central bank raises the marginal requirement on them. अच्छा, इससे क्या मुराद है, चेंजेस इन द मार्जिनल रिक्वायरमेंट, यानी इससे मुराद ये है कि द परसेंटेज, ये लिख लें अपने साथ, द परसेंटेज डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ लोन, यानी जो हम लोन देते हैं उसमें, एंड द वैल्यू ऑफ मूवेबल एंड इमूवेबल एसेट्स ऑफ अ कंज्यूमर, जो उसके पास जो एसेट्स होते हैं उनमें जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, मार्जिनल रिक्वायरमेंट कहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम द value of loan is less than the value of assets offered to a bank as a security. During inflation, the marginal requirement is raised, while during depression is reduced. देखें marginal requirement क्या है, हम जब लोन लेते हैं गवर्नमेंट बैंक्स वगैरह से, सो हम कुछ ना कुछ रखते हैं उनके पास, एज ए सिक्योरिटी रखते हैं, ठीक है ना। सो इन केस ऑफ डिप्रेशन, अगर कंट्री में डिप्रेशन होगा, सो हमारा मोटिव क्या होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मनी सप्लाई कर लें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मार्जिनल रिक्वायरमेंट को कम रखेंगे, यानी हम उसके लिए शराइत जो है वो एज ए सिक्योरिटी वो रखता है हम बैंक के साथ, वो कम रखेगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, मनी सप्लाई में इजाफा होगा। सो इन डिप्रेशन के केस में मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या होगा, वो लो होगा, सो ताकि हम मनी सप्लाई को बढ़ा दें। और अगर कंट्री में इन्फ्लेशन होगा, यानी ऑलरेडी कंट्री में मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, सो उस केस में ये होगा कि मार्जिनल रिक्वायरमेंट को हम ज़्यादा से ज़्यादा रखेंगे ताकि हम मनी सप्लाई को कंट्रोल कर लें और कम कर लें। अब दो टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं हमारे पास, एक को हम कहते हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरा जो है उसको हम कहते हैं कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। सो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी, एक्सपेंशन से क्या मुराद है, वसी करना। सो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी से मुराद ये है जब इकॉनमी डिप्रेशन के केस में होती है, बहुत ज़्यादा लोवेस्ट पॉइंट पे होती है, इन्वेस्टमेंट लो होता है, ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है, प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा कम होती है, लोगों का इनकम भी नहीं होता इतना ज़्यादा। सो उस केस में मॉनेटरी पॉलिसी में हम कौन सा पॉलिसी इख्तियार करते हैं, उसमें फिर हम एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी इख्तियार करते हैं। और एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी
का मकसद क्या है? ताकि हम मनी सप्लाई को बढ़ा दें, ताकि हम इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जाएं। सो द पर्पस ऑफ दिस टाइप ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज़ टू इंक्रीज़ द मनी सप्लाई। इसका मकसद क्या है? एक्सपेंशनरी मॉनेटरी, हम मनी सप्लाई को ज़्यादा करते हैं। और किस तरह? बाय डिक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट। सबसे पहले क्या है कि हम अपने इंटरेस्ट रेट को कम से कम रखेंगे। देखिए, जितना इंटरेस्ट रेट कम होगा उतना लोग जो है लोन ज़्यादा लेंगे बैंक से, सो उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी होगा। लोअरिंग द रिज़र्व रिक्वायरमेंट्स फॉर द बैंक, जो हमारे पास रिज़र्व रिक्वायरमेंट्स हैं उसको हम क्या करेंगे? उसको भी हम लो रखेंगे। बैंक्स में जो सिक्योरिटी ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि सिक्योरिटी हम कम रखेंगे, रिजर्व्स हम कम रखेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा मनी सप्लाई मार्केट में होगा। परचेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को परचेज करेंगे बाय परचेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बाय द सेंट्रल बैंक। ठीक है, दिस टाइप ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी हेल्प्स टू लोअर द अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स एज वेल। इस पॉलिसी क्या जो नतीजे निकलते हैं वो क्या निकलता है? एक तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाता है क्योंकि उस साइड पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाती है, एज वेल एज बिजनेस एक्टिविटीज़ में इजाफा हो जाता है, कंज्यूमर स्पेंडिंग ज़्यादा हो जाती है। और गोल ऑफ द पॉलिसी इज़ टू फ्यूल इकोनॉमिक ग्रोथ, मीन्स ताकि हम अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को ज़्यादा कर लें। इसके बाद है इसका उल्टा, उसको हम कहते हैं कंट्रैक्शन इन मॉनेटरी पॉलिसी। इस पॉलिसी के थ्रू हम क्या करते हैं कि हम मनी सप्लाई को कम से कम रखते हैं, यानी इकॉनमी जो है वो बहुत ज़्यादा पीक बूम की सिचुएशन में है, बहुत ज़्यादा ओवर हीटेड है, अपने पोटेंशियल से ज़्यादा काम कर रही है। सो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं? हम कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी को इख्तियार करते हैं। और इसमें क्या होगा? हम मनी सप्लाई को कम से कम रखेंगे। सो उसके लिए हम क्या करते हैं? जो हमने टूल्स पढ़े हैं उस टूल्स को हम रिवर्स यूज़ करेंगे, यानी बैंक रिज़र्व्स को ज़्यादा करेंगे, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देंगे। अगर इंटरेस्ट रेट जितना ज़्यादा होगा तो लोग कम लोन्स लेंगे, सो मार्केट से जो मनी सप्लाई है, जो पैसों की रसद है, वो क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी और इकॉनमी आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आ जाएगी।